Good evening, students. Let's continue with our remaining topic of the Mendelian genetics. That is the importance of the Mendelism. कि Mendelism की क्या importance है? तो सबसे पहले improvement of the plants कि hybridization experiment करके हमें पता लगता है कि कौन से traits अच्छे हैं, कौन से traits हमारे लिए beneficial हैं. हम hybridization experiment से उसको introduce करके improved variety of plants जो हैं वो तैयार कर सकते हैं. Same ऐसे ही हमारे animals के लिए भी होता है कि हम डोमेस्टिक एनिमल्स जो पालते हैं उसमें हम जो अच्छे वैरायटी वाले एनिमल्स हैं उन्हीं की ही ब्रीडिंग करवाएंगे और हमें हाई क्वालिटी वाले एनिमल्स मिल जाएंगे जो कि आपको मीट एग या मीट जो है वो बेटर प्रोवाइड करवाएंगे. इसके अलावा ह्यूमन रेस की बात करें, आप जानते हैं कि ये जो मेंडल्स के लॉ है, जो मेंडल्स के प्रिंसिपल्स हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन ऑन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन द ह्यूमन. तो कहीं कहीं पर इसका जो है वो ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करने के लिए भी इसका यूज जो है वो किया गया है. टू सॉल्व द डिस्प्यूटेड पेरेंटेज कि आप अभी आगे आगे आप देखेंगे कि हमें पता लग जाता है अगर पेरेंट्स में ये वाले करेक्टर्स हैं तो बच्चों में कौन से करेक्टर्स हैं. अगर वो करेक्टर्स बच्चे में हैं तो मीन्स कि ये इसके पेरेंट्स हैं. अगर बच्चे में कोई ऐसे करेक्टर्स आ जाते हैं और वो पेरेंट्स में नहीं है तो वो जो है वो भी हमें पता लग जाता है. तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो हैं वो मेंडलिज्म की मदद से हम स्टडी कर सकते हैं. जेनेटिक काउंसलिंग. जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है बच्चों? इसमें जो कोई कपल जिनकी मैरिज होती है, अगर उनमें से किसी में भी कोई हेरिडिटरी डिफेक्ट हो, हेरिडिटरी डिफेक्ट यानी कि ऐसा डिफेक्ट जो कि पास ऑन होता है नेक्स्ट जनरेशन में, तो उनके जो फ्यूचर ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनमें क्या वो डिफेक्ट पास ऑन हो रहा है, नहीं हो रहा है. अगर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी नेक्स्ट जनरेशन में आने की. ये चीजें जो हैं वो हम मेंडलिज्म की मदद से जो है वो चीजें समझे हैं और उसकी हेल्प से हम कपल्स की जेनेटिक काउंसलिंग भी कर सकते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रीजन फॉर द मेंडल सक्सेस. ये क्वेश्चन जो है हमें कई बार 2 या 3 नंबर में पूछ लेते हैं. What are the basic reason for the Mendel success? सबसे पहली बात कि मेंडल ने जो प्लांट लिया पाइजम सेटिवम, वो बहुत बढ़िया प्लांट था. एक तो इस प्लांट को उगाना और उसकी केयर करना जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है, काफी आसान है. और ये जो है आप इसे जो है बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं. और इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाना, आपको मैंने जब शुरू के लेक्चर्स थे उसमें बताया भी था कि कैसे उन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो थी वो प्लांट में की थी. वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाना भी बहुत आसान है. और दूसरी बात ये है कि इनके जो ट्रेड्स हैं, जो पाइजम सेटिवम के जो करेक्टर्स हैं वो बड़े क्लियर कट थे. जैसे कि सीड का कलर है या सीड की शेप है या प्लांट की लेंथ है, तो बड़े क्लीन और क्लियर कट उन्होंने जो करेक्टर्स थे वो लिए थे. ठीक है. और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि उन्होंने हमेशा प्योर ब्रीडिंग वैरायटी ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ली. आप जानते हैं, आपको बताया भी है कि प्योर ब्रीडिंग वैरायटी हम कैसे निकालते हैं. ठीक है. तो प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज का ही उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया, इसलिए उनके जो रिजल्ट्स थे वो काफी हद तक ठीक आए. दूसरी चीज कि मेंडल केप्ट हिज रिकॉर्ड ऑफ एवरी क्रॉस. उन्होंने हर क्रॉस का रिकॉर्ड रखा. आपको पहले भी बताया गया है कि मेंडल्स ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए वो 1-2 एक्सपेरिमेंट नहीं किए, उन्होंने हजारों के हिसाब से प्लांट्स लिए. मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिटेक्ट करने के लिए हजारों प्लांट्स लिए, डायहाइब्रिड के लिए हजारों प्लांट्स लिए. तब उनको पता चला कौन से प्लांट्स रिसेसिव है, कौन सा करेक्टर रिसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है, और वो कैसे करेक्टर्स जो पास ऑन हो रहे हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है ना. तो इसके लिए उन्होंने हर चीज का, हर छोटी सी चीज का जो बात का रिकॉर्ड जो था उसको मेंटेन करके रखा, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स काफी एक्यूरेट और काफी बेटर रिजल्ट्स जो थे उन्होंने उनके देखने को मिले. दूसरी चीज की जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, 5th वाला पॉइंट, कि मेंडल वॉज वेरी फॉर्चुनेट. मेंडल लकी थे कि कोई भी जीन इंटरेक्शन, जब तक मेंडल का काम हुआ तब तक पहले तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसे इनहेरिटेंस के कोई लॉ भी होते हैं. लेकिन मेंडल से पहले जो लोग थे जिन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश भी की, उन्होंने क्या किया कि बड़े सारे ट्रेड्स को साइमल्टेनियसली ले लिया. जैसे मान ले कलर के साथ वो उसकी लेंथ को भी स्टडी कर रहे हैं, या 3-4 ट्रेड्स इकट्ठे ले लिए, तो जिसकी वजह से
प्रॉपर डाटा कलेक्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन आपको जब मैंने पढ़ाया तो आपको बताया भी था कि मेंडल ने बड़ी सावधानी से एक समय पर एक ही ट्रेट की जो है वो स्टडी की। सबसे पहले उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए, उसके बाद उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किए जिसमें उन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए। ठीक है, एक और चीज की उन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड यानी कि जिसमें उन्होंने मैथमेटिकल, जानते हैं आप कि वो फिजिक्स के टीचर थे तो उनको मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही अच्छे से आता था, तो उन्होंने कैलकुलेटिव मेथड जो है वो यूज किया अपने डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखें आप, जैसे कि ये यहाँ पर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो दिखाया हुआ है, तो ये पूरा उसका बताया कि इस तरह से स्टैटिस्टिकल मेथड उन्होंने यूज किया कि जैसे ये रेशो निकाला है तो 9:3:3:1, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फिनोटाइप ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस इज 9:3:3:1, कि ये पूरे के पूरी चीजें उन्होंने हाइपोथेटिकली नहीं की, इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। उन एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट आया उसके बेस पे उन्होंने कहा कि इस तरह जब डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो उनके बच्चों की जो प्रोबेबिलिटी होती है संभावना, ठीक है, संभावना, जैसे कि हम सिक्का उछालते हैं, जब हम एक सिक्का उछालते हैं 10 बार, व्हेन वी टॉस अ कॉइन इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम टाइम it is chances that 8 time it's come head and 2 time it comes tail। ठीक है, तो अगर आप 10 बार उछालेंगे तो 8 बार हेड और 2 बार टेल आ सकता है, या 6 बार टेल 4 बार हेड आ सकता है। लेकिन अगर आप उसी क्वाइन को 100 टाइम टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि 50% आपका हेड्स आएगा, 50% आपका टेल्स आएगा। यानी कि जितने ज्यादा आप अमाउंट में, जितने ज्यादा नंबर में एक्सपेरिमेंट्स करोगे, जितने ज्यादा नंबर में कोई चीज करोगे तो उसके एरर आने के चांसेस जो होते हैं वो काफी कम होते हैं। तो मेंडल्स ने भी सेम यही किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्लांट लिए जिसकी वजह से उनके जो डाटा था वो काफी एक्यूरेट आया। ठीक है, अगर थोड़े से प्लांट्स लिए होते तो डाटा ऐसा नहीं आता। तो उन्होंने स्टैटिस्टिकल एज वेल एज जो है उन्होंने प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छे से और बहुत समझदारी से यूज की। एंड फिफ्थ वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट ही वॉज वेरी फॉर्चुनेट, वो बहुत लकी थे कि जो भी 7 कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किए उनमें से किसी में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताया जाएगा, या और किसी भी तरह की जीन इंटरैक्शन या लिंकेज जैसे फिनोमेना नहीं देखने को मिलते। ये जो फिनोमेना है दैट इज द लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड अदर जीन इंटरैक्शन, दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द मेंडल्स लॉ। ये जो इंटरेक्शंस हैं इसमें हमारे मेंडल लॉ जो है वो फॉलो नहीं होते और मेंडल्स लॉ को ये गलत साबित करती हैं ये चीजें। ठीक है, तो ये तो खैर बच्चों बाद में पता लगी, लेकिन मेंडल्स की ये खुशनसीबी रही कि उन्होंने जो कैरेक्टर स्टडी किए उनमें लिंकेज नहीं थी। ठीक है, और एक जगह पर जहां पर लिंकेज थी भी, वो कौन सा था, जैसे कि जो फ्लावर का कलर और सीड कोट का जो कलर है इसके बीच में लिंकेज थी भी, और उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा नोट भी किया, लेकिन उन्होंने इग्नोर क्यों किया, क्योंकि बाकी जो 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे उनके रिजल्ट्स एक जैसे थे। तो अगर एक कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अगर थोड़ा ऑड भी आता तो उन्होंने उसको निग्लेक्ट किया कि मुझसे कहीं कोई गलती हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट की उन्होंने बहुत ध्यान रखा कि जब क्रॉस पॉलिनेशन करें तो कोई फॉरेन पॉलन जो है, कोई बाहर से पॉलन जो है उसकी वजह से पॉलिनेशन ना हो जाए। बड़े ध्यान से क्रॉस पॉलिनेशन की उन्होंने, और उन्होंने बड़े ध्यान से अपने डाटा की जो है थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी और बताया कि ये ऐसा क्यों हुआ है। और दूसरी बात कि उन्होंने जो कोई बीच में वेरिएशन आए भी, कोई अगर चेंजेस उनको लगे भी कि ये रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है, तो उन्होंने उसको ज्यादा सॉल्व करने की जो है वो कोशिश नहीं की, नहीं तो इससे जो है उनके बाकी एक्सपेरिमेंट्स जो थे उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी। तो जो उनके रिजल्ट्स एक जैसे आए उन्हीं रिजल्ट्स को उन्होंने कंपाइल किया। जो रिजल्ट थोड़ा अलग आ रहा था उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने निग्लेक्ट किया, ये सोचकर कि कहीं मुझसे कोई गलती हो गई है। उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, आप जानते हैं कि मेंडल्स ने जो पहले कैरेक्टर स्टडी किए वो उन्होंने लिया मोनोजेनेटिक इनहेरिटेंस, यानी कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, एक जीन।
the one of the character is always controlled by one gene. This is the monogenetic inheritance. उसके बाद उन्होंने बोला कि कंप्लीट डोमिनेंस होती है, यानी कि या तो कोई करेक्टर जो है वो डोमिनेंट होता है या रिसेसिव होता है, कोई भी बीच का यानी कि इंटरमीडिएट कुछ भी नहीं होता, या कोई करेक्टर कैपिटल टी अगर डोमिनेंट है तो स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है, इनके बीच में कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन दिया। उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी दिया। ठीक है, उन्होंने एक और चीज कही कि फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है उनको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता। करेक्टर्स ऑलवेज शो डिसकंटिन्यूअस इनहेरिटेंस। डिसकंटिन्यूअस इनहेरिटेंस मीन्स कि ये कंट्रास्टिंग जो करेक्टर्स हैं इनके बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होगी, या तो ये होगी या तो ये होगी। दूसरी चीज कि देयर इज ऑलवेज ऑल और नन रूल। ऑल और नन रूल यहां पर क्या फॉलो करता है बेटा, वो ये है कि कैपिटल टी भी टॉल होगा और ये वाला भी क्या होगा, टॉल होगा। यानी कि अगर आपके पास दो डोमिनेंट अलील है तब भी उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन वही होगा जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन एक डोमिनेंट अलील की प्रेजेंस में हो सकता है। अगर इंडिविजुअल स्मॉल टी है तो इंडिविजुअल हमेशा ही ड्वार्फ होगा। सो दिस इज ऑल और नन। अगर एक भी डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अगर नहीं है तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। all and none. If even one is present, it will show expression, and no one is present will show none expression. कोई भी expression show नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके मियोटिक बेसिस दिए हैं मेंडलिज्म के कि उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बाद में कहा गया। उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है उसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। अगर आपको याद हो, अगर आपने मियोसिस पढ़ी हुई हो तो आपको पता होगा कि जो मियोसिस 1 होती है वहां पर साइनेप्सिस होती है प्रोफेज 1 के बाइवलेंट्स में। आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास स्टेजेस हैं मियोसिस की। मियोसिस का प्रोफेज 1 है, ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड दी डाइकानेंसिस। तो जो हमारा जाइगोटीन में जो हमारे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, उनमें आपस में क्या हो रहा है, ये हमारी पेयरिंग हो रही है। और पैकिटीन में हमारी क्रॉसिंग ओवर जो है वो हो जाती है। ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है यानी कि एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो जाता है, उसके बाद ये जो क्रोमोसोम है ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है, जब ये हमारी प्रोफेज खत्म हो जाती है तो प्रोफेज के बाद क्या आती है बच्चों, ये प्रोफेज के बाद क्या आती है आपकी मेटाफेज। मेटाफेज में अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं क्रोमोसोम्स। उसके बाद एनाफेज और उसके बाद आ गया आपका टीलोफेज। टीलोफेज में क्रोमोसोम जो है अलग अलग हो गए। अब एक चीज बच्चों बड़ी ध्यान से देखनी है आपने कि जब मियोसिस होती है, मियोसिस की मेटाफेज 1 जानते हैं आप, मियोसिस की 2 फेज होते हैं, 1 एंड 2। जो मियोसिस 1 होती है दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, वेयरएज मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन एंड इट इज इक्वलेंट टू द माइटोसिस। तो जो मियोसिस 1 होती है उसके जो मेटाफेज होती है उसमें जो क्रोमोसोम के पेयर हैं वो आमने सामने आ जाएंगे एट दी मेटाफेजल प्लेट। कि जब मेटाफेज होगी मियोसिस 1 की तो ये क्रोमोसोम के पेयर, ये कौन सा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पेयर नंबर 1, दिस इज क्रोमोसोम पेयर नंबर 2, दिस इज क्रोमोसोम पेयर नंबर 3, या जितने भी होंगे वो सारे एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। सो दैट एनाफेज में क्या होंगे, द पेयर्स विल सेपरेट आउट। एनाफेज में क्या होगा, ये पेयर्स आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और टीलोफेज में क्या होगा, ये आधे क्रोमोसोम्स जो यहाँ की शुरुआत की थी हमने, ये आधे क्रोमोसोम एक तरफ को चले गए और आधे क्रोमोसोम दूसरी तरफ को चले गए। यानी कि फर्स्ट पेयर का फर्स्ट क्रोमोसोम इधर चला गया और फर्स्ट पेयर का सेकंड क्रोमोसोम जो है वो इधर चला गया। सो दैट जितने क्रोमोसोम यहाँ पे थे उसके आधे जो हैं वो यहाँ पर रह जाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने क्रोमोसोम है, 6। तो जब इसकी टीलोफेज आएगी तो 1 2 3
ये बाहर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। दिस इज दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे अगर 6 है तो 3 जो है वो एक डॉटर सेल में जा रहे हैं और 3 जो है वो दूसरे डॉटर सेल में जा रहे हैं। नेक्स्ट जो फेज आएगा, नेक्स्ट मियोसिस जो 2 आती है, उसमें ये बिल्कुल सेम होगी। किसके ऐसे होगी, जैसे कि आपकी माइटोसिस। मियोसिस 2 इज इक्वल टू द माइटोसिस, माइटोसिस की तरह ही होगी। और जब मेटाफेज 2 आएगा तो क्रोमोसोम, यहाँ क्रोमोसोम पेयर जो है वो मेटाफेजल प्लेट में अरेंज हो रहे हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को मेटाफेजल प्लेट में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम जो है उसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अलग होंगे इन द एनाफेज। देख रहे हैं आप, इक्वेटोरियल प्लेट पे एक सिस्टर क्रोमैटिड इस ओर जाएगा, इस पोल की ओर जाएगा, दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड इस पोल की ओर जाएगा, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। सो दैट इक्वेशनल डिवीजन है यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है इस सेल में, 1 2 3। यहां पर भी कितने हैं, 1 2 3। लेकिन यहां पर क्या थे, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़े हुए थे, यहां पर एक ही हमारे पास रह गया है। और जब ये सेल नेक्स्ट सेल साइकिल में जाएगा तो एस फेज जो होता है सेल साइकिल का, उसमें अपने आप को ये फिर से डबल कर लेगा, ठीक है। तो ये 4 सेल्स बन गए हमारे। जो हमारा अर्ली सेल था उसमें कितने क्रोमोसोम थे, 6, 1 2 3, आपको दिख रहा है ठीक से ना, 1 2 3 4 5 और 6 क्रोमोसोम हैं। ये जब हमने शुरू की मियोसिस, जब मियोसिस एंड होती है तो हमारे पास 4 सेल्स बन गए और हर किसी में कितने क्रोमोसोम हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। सो 4 क्रोमोसोम्स ऑल हैविंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्ड हाफ, ठीक है। हर एक पेयर में से एक एक क्रोमोसोम जो है इन सबको मिल गया। सो दिस इज दी मियोसिस। तो देखो यहां पर ये जो सेपरेट आउट हो रहे हैं, यहां पर ये जो अलग हो रहे हैं, ये क्रोमोसोम के पेयर जो हैं अलग अलग हो रहे हैं, ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। और ये क्रोमोसोम जो है सेग्रीगेट होने के लिए इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये वाला इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, इसके ऊपर जो जीन्स हैं वो इससे कहीं भी लिंक्ड नहीं है, इसके वाले जीन्स इससे लिंक्ड नहीं है। ये क्रोमोसोम आपस में इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। सो दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये चीजें बच्चों मेंडल को पता नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो रिजल्ट उनके आए उसके बेसिस पे उन्होंने पता लगाया कि ये इस तरह से होता है, यानी कि सेग्रीगेशन होती है, साथ में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। तो ये आ गया आपका। इसके साथ ये लेसन खत्म है। साथ ही में एक छोटा सा टॉपिक जो आपकी इस बुक में नहीं दिया, दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मैं आपको ये दूसरी बुक से करवाऊंगी। यस, chromosomal theory of inheritance. The chromosomal theory of inheritance, it was given by Sutton and Boveri independently in 1902. 1902 में इन दोनों ने ये दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस टू शो द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम। कि क्रोमोसोम्स जो हैं, इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम जो हैं दे सर्व एज द हेरिडिटरी व्हीकल, कि क्रोमोसोम जो है एक्चुअली क्रोमोसोम ही ऐसे हैं जो पास ऑन होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। सो क्रोमोसोम एक्चुअली आर दी हेरिडिटरी व्हीकल्स, दीज आर दी हेरिडिटरी व्हीकल्स विच पास ऑन द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को, जो करेक्टर्स को पास ऑन करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। अब इसके पॉइंट्स की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले कि इन्होंने बोला कि हर क्रोमोसोम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक डेफिनेटिव रोल होता है, और वो रोल जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, अगर आप में कोई क्रोमोसोम आप में खत्म हो जाता, आपका कोई क्रोमोसोम लॉस हो जाता है, या कोई क्रोमोसोम जो है वो काम नहीं करता, तो उस क्रोमोसोम के ऊपर जो भी जीन्स प्रेजेंट है, उन जीन्स के लॉस की वजह से उस ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई डेफिशिएंसी या कोई ना कोई डिफेक्ट जो है वो आ जाता है, या तो वो डिफेक्ट स्ट्रक्चरल हो सकता है या फंक्शनल हो सकता है। नेक्स्ट, कि जैसे कि आपके नंबर ऑफ जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो फिक्स्ड हैं, आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फिक्स्ड हैं, आपकी बॉडी में कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी जीन्स हैं, आपकी बॉडी में आई कलर के लिए अलग जीन होगी, स्किन कलर के लिए अलग जीन होगी, या और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग जीन्स होंगी। ये जीन्स किसके ऊपर होती है? क्रोमोसोम के ऊपर। तो जैसे आपके ट्रेट्स फिक्स्ड हैं, वैसे आपका क्रोमोसोम का नंबर भी जो है वो फिक्स्ड है, और ये फिक्स्ड नंबर ही जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है। और ये
जनरेशन से जनरेशन जब पास ऑन होता है क्रोमोसोम नंबर, तो ना ही ये क्रोमोसोम कभी एक्स्ट्रा हो जाते हैं और ना ही कभी इनका नंबर जो है वो घटता है। सो दीज क्रोमोसोम दे बिहेव एज अ यूनिट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमेशा कैसे होंगे, पेयर्स में। अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो हर क्रोमोसोम कितना होगा, डबल, यानी कि 1 क्रोमोसोम 2, सेकंड 2, तीसरा 2, ऐसे ऐसे। अगर हम अपनी बात करें, हमारे क्रोमोसोम कितने हैं, 46, वी हैव 23 पेयर्स। ठीक है, 46 क्रोमोसोम, दैट मीन्स 23 पेयर्स। नेक्स्ट, एक गैमीट जो होगा उसमें आधे क्रोमोसोम होंगे। अभी आपको बताया कि एक जो हमारा गैमीट होगा उसमें आधे क्रोमोसोम जो हैं वो इस 46 में से आधे एक गैमीट में होंगे, आधे जो हैं वो अदर गैमीट्स में होंगे, यानी कि द गैमीट्स हैव द हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जब गैमीट्स के क्रोमोसोम आधे आधे हो जाते हैं, ये देखिए, जब गैमीट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। देखे ना, जीन्स जो है वो ट्रेड्स जो है क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, जैसे कैपिटल R कैपिटल Y। यहाँ पर हम ये मैं हाइब्रिड क्रॉस दिखा रही हूँ आपको, जो मैंने पहले भी करवा दिया है कि पेरेंट्स के पास अगर कैपिटल R कैपिटल कैपिटल Y है तो गैमीट्स में क्या होंगे, आधे रह जाएंगे, यानी कि गैमीट में एक ही R आएगा, एक ही Y आएगा। ठीक है ना। और जब फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि जब गैमीट्स मेल के स्पर्म्स और फीमेल का ओवम जब फ्यूज करता है, तो ये जो हमारे क्रोमोसोम जो सेग्रीगेट हुए थे या हमारे ट्रेट्स जो अलग हुए थे वो फिर से क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। देखें, कैपिटल R आया हमारे मेल से, स्मॉल r आया फीमेल से, कैपिटल Y आया मेल से, स्मॉल y आया फीमेल से, सो दैट वी नाउ हैव द कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑर्गेनिज्म होमोजेनेटिक होगा कि हेटेरोजेनेटिक, यानी कि उसके पास इस तरह के क्रोमोसोम, उस तरह का ट्रेट होगा या इस तरह का ट्रेट होगा। ये डिपेंड करेगा कि उनके क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है। ये आपको मैं जब इसका डायग्राम बताऊंगी तो समझ आएगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो सिनैप्स करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ जीन्स करते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस के दौरान वो एक्सचेंज ऑफ जीन्स जो है वो करते हैं। इन सेवरल ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम होते हैं विच डिटरमिन द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारी बात कर लें ह्यूमंस की, वी हैव X एंड Y एज द सेक्स क्रोमोसोम। अगर 2 X होंगे तो ऑर्गेनिज्म फीमेल होगी, एक X और एक Y होगा तो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा मेल होगा। तो इस तरह के जो अलग तरह के क्रोमोसोम हैं उन्हें हम एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। नाउ कमिंग टू द डायग्राम से पहले आप इस डायहाइब्रिड क्रॉस को पहले अगर आपको समझ ये आया होगा तभी इसका डायग्राम भी आपको समझ आएगा, जो मैं आपको अभी बताऊंगी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। तो आपने पहले ये डायहाइब्रिड क्रॉस वाला डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना है। नाउ कमिंग टू द